सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन केमिस्ट्री जो स्क्रीनिंग टेस्ट पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं हम। और यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम केमिस्ट्री एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं जो क्वेश्चन 11 से शुरू होता है। यहाँ पे दिया गया है कि इन आई आर स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड शोज द स्टैक शेप बैंड एट द रेंज ऑफ। तो रिमेंबर इसका जो स्टैक्ड शेप रैम्प है वो हमें मिलता है 710 पर सेंटीमीटर जो वेवलेंथ है उस पे मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो चॉइस है दैट इज़ चॉइस बी। The next one, which of the following process explain the process of tautomerism? अच्छा, tautomerism प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से होता है और वो दो आइसोमर जो होते हैं वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और इन एग्जाम्पल में हमारा जितना भी टाटोमेरिज्म है तो वो इनोल और आगे जाके वो कीटो फॉर्म बना देता है और कीटो फॉर्म वापस आके फिर इनोल एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र से। तो अगर हम बी चॉइस पे देखें तो ये जो है इनोल है, इनोल मीन हैविंग ए डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, और इस साइड पे कीटोन है। तो ये चॉइस बी जो है ये टाटोमेरिज्म शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? ये जो OH के साथ प्रोटॉन है ये यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये प्रोटॉन जो है वो इस कार्बन के साथ मिलके इसको बना देगा CH2 और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड, और फिर ये वापस इस तरह हो जाता है, प्रोटॉन फिर ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है। तो ये इनोल और कीटो फॉर्म में टाटोमेरिज्म हो रही है। विच स्टेटमेंट ओके Which substances are synthesized when ultraviolet radiation react with chlorofluorocarbons and they result in the breakdown of ozone layer? अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में अल्ट्रावायलेट जो लाइट है या फोटोन है तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से फ्लोरीन रेडिकल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेडिकल बना देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे चॉइस ए में भी मौजूद हैं और इधर अगर हम देखते हैं तो चॉइस सी में भी है, लेकिन चॉइस ए करेक्ट है। करेक्ट इसलिए है कि अगर हम इसको देखें, दिस इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके पास दो फ्लोरीन बॉन्डेड थे और क्लोरीन है, क्लोरीन बॉन्डेड है, तो इसमें क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलता है इस तरह से। सो हमें मिल जाएगा CF2 और Cl फ्री रेडिकल बनेगा, प्लस दूसरा बन जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। जबकि यहाँ पे जो चॉइस सी है तो उसमें Cl2CF फ्री रेडिकल है और साथ में इधर कार्बन है या क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो इस वजह से ये एम्बिगुअस है। सो द करेक्ट चॉइस इज चॉइस ए। Anti-allergic medicine are also called antihistamines. The histamine is a chemical प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू दी। अच्छा, हिस्टामीन जो है वो हिस्टिडीन अमीनो एसिड से प्रोड्यूस होता है और उसकी डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है बाय द HDC एंजाइम, डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। सो दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ अमीनो एसिड। चॉइस बी इज करेक्ट। The Lorentz-Bronsted theory describes that urea is amphoteric solvent. If it reacts with ammonia, then it acts as। अच्छा, अब यूरिया जो है वो एम्फोटेरिक है और जो NH3 एमोनिया है इट इज़ बेस, तो ये खुद एक्ट करेगा एसिड, यूरिया एसिड होगा। इनका जब रिएक्शन हो जाए तो यूरिया जब एसिड होगा तो ये एक प्रोटॉन एमोनिया को डोनेट करेगा। तो इस तरह से ये जो एसिड यूरिया है वो खुद हो जाएगा, ये दिस इज़ यूरिया C डबल बॉन्ड O, ये हुआ NH2 और इस साइड से एक प्रोटॉन ये दे जाएगा विद दैट नेगेटिव चार्ज और वो प्रोटॉन एमोनिया गेन करके एमोनियम आयन बना देगा। So it is acting as acid and form this type of ion, that is choice A. Acting as acid and form this, so choice A is here. In chromatographic analysis, the principle used is, तो chromatography में adsorption principle इस्तेमाल होता है, that is choice C. लेकिन अब डिफरेंट क्रोमेटोग्राफी हैं जिनमें डिस्ट्रीब्यूशन भी इस्तेमाल होता है और पार्टीशन भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन भी आंसर आ रहा है और एड्सॉर्प्शन भी आ रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ क्रोमेटोग्राफी हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी में ज़्यादातर एड्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, गैस लिक्विड में जो है पार्टीशन वो होती है इक्विलिब्रियम, और इसी तरह से हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी पार्टीशन होता है। सो दिस इज़ फॉर क्वेश्चन 16। 30 grams of acetic acid reacts with excess of ethyl alcohol to form 40 grams of ethyl acetate during esterification. Then percent yield of the ester is। के उन्होंने हमें एक्चुअल यील्ड दिया है, थियोरेटिकल यील्ड हम कैलकुलेट करेंगे और फिर परसेंट निकालेंगे। तो थियोरेटिकल यील्ड के लिए एसिटिक एसिड है दैट इज CH3COOH, इथाइल अल्कोहल एक्सेस है तो छोड़ दें उसको, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो वही आदत अभी पड़ी हुई है, और यहाँ पे हो जाएगा CH3COOC2H5। तो ये हमारा हुआ इक्वेशन। अब अगर हम एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 ग्राम, और इसी तरह से इथाइल एसीटेट का कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा 88 ग्राम। अब वो दे चुके हैं कि हमने 30 ग्राम एसिटिक एसिड लिया, तो अगर ये 30 ग्राम हो तो अब ये जो इथाइल एसीटेट है ये कितना बनेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट देखें, 60 को हाफ करके 30 किया गया तो इस तरह से वो 88 को हाफ करके 44 हो जाएगा।
तो ये हुआ 44 ग्राम हमारा थ्योरेटिकल यील्ड। और अब इसको परसेंट यील्ड फार्मूला में डाल दें तो एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इज़ 40, थ्योरेटिकल यील्ड इज़ 44 और मल्टीप्लाइड 100। तो ये सोल्यूशन करके कैलकुलेटर से मैं कर रहा हूँ तो मुझे मिल जाएगा 90.9%। सो दिस इज़ द परसेंट यील्ड दैट इज़ चॉइस ए, 90.9%। द सॉल्ट विच इज़ फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज़। अच्छा, तो इस सॉल्ट में दो रेडिकल होते हैं, एक होता है एनाइन और दूसरा होता है केटाइन। केटाइन बेस की तरफ से आएगा, एनाइन एसिड की तरफ से आएगा। तो अगर हम चॉइस ए में देखें सोडियम, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से आया होगा और Cl HCl से आया होगा, ये तो चॉइस नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखें तो एसीटेट आइन है और सोडियम केटाइन है, अगेन सोडियम फ्रॉम ए स्ट्रॉन्ग बेस और ये फ्रॉम ए वीक एसिड। वो कह रहे हैं कि भाई वीक एसिड और वीक बेस दोनों हो, तो लुक एट चॉइस सी। चॉइस सी में एमोनियम कार्बोनेट, तो एमोनियम कार्बोनेट में एमोनियम आया है एमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस से, और जो कार्बोनेट है वो आया है H2CO3 कार्बोनिक एसिड से। तो दोनों वीक बेस और वीक एसिड और उनसे ये सॉल्ट बना, सो देयर इज चॉइस सी। Only one pair of the liquids in the following set of solution does not obey Raoult's law। अच्छा, राउल्ट लॉ जो ओबे करेगा वो आइडियल सोल्यूशन होता है। और आइडियल सोल्यूशन ये कि उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज नहीं होती, मतलब साल्यूट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जब वो सोल्यूशन बनाएंगे तो वही अट्रैक्टिव फोर्सेस उनमें मौजूद होंगी, तो वो आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ ओबे करेगा। अब मीथेनॉल और इथेनॉल दोनों में खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और जब सोल्यूशन बनाएंगे तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, तो ये आइडियल सोल्यूशन हुआ। बेंजीन एंड टॉल्यूइन दोनों नॉन पोलर हैं, वैन डर वाल फोर्सेज रखते हैं और जब सोल्यूशन बनाएंगे तो भी वैन डर वाल फोर्सेज इनमें होगी। एन हेक्सेन एंड एन ऑक्टेन नॉन पोलर, वैन डर वाल फोर्सेज या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, और जब सोल्यूशन बनाएंगे तो भी इनमें यही फोर्सेज होंगी। प्रोपेनॉल अल्कोहल है, प्रोपेनॉन कीटोन है। प्रोपेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और प्रोपेनॉन में पोलर फोर्सेज हैं, दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। जब ये आपस में मिक्स होंगी तो डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेज बनेंगी। तो ये जो सोल्यूशन है ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, सो द करेक्ट चॉइस इज डेल्टा। Automotive antifreeze is a 60% weight aqueous solution of ethylene glycol, that is formula. Then its molality is, अच्छा, first of all molality में molality is equal to moles of solute divided by kg of solvent। तो इसमें solute के moles और फिर solvent के किलोग्राम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसको मैं लिखता हूँ ग्लाइकोल प्लस वाटर, इनसे बना है 100% सोल्यूशन। अब इस 100% में 60% वो जो है इथाइलिन ग्लाइकोल है और 40% जो है वो वाटर है, तो मिलके ये बने 100%। मीन्स वेट है, तो मीन्स के 60 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को लिया गया है, यहाँ पे लिखता हूँ 60 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को डिजॉल्व किया गया है इनटू 40 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमने क्या करना होगा, इथाइलिन ग्लाइकोल के ये 60 ग्राम मोल्स में कन्वर्ट करने होंगे और वाटर के 40 ग्राम जो है वो किलोग्राम में कन्वर्ट करने होंगे। यहाँ पे ये जो 60% वेट दिया गया है तो ये साल्यूट के लिए है, ठीक, और ऊपर वाला वेट साल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला वेट जो है वो सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे उन्होंने मास से तो उसमें कोई फर्क नहीं आता, वॉल्यूम में होता है तो इसमें फिर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अच्छा अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास दैट इज 60 ग्राम और मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका मोलर मास हमारे पास आ जाता है दैट इज 62। तो ये हो जाएगा 62, तो ये इस पे डिवाइड होके हमें मिल जाएगा 0.96 मोल, ये हो जाएंगे 0.96 मोल। अब ये 0.96 मोल इधर लगा दें तो ये हो जाएंगे 0.96 मोल डिवाइडेड बाय किलोग्राम। तो ये 40 को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, चूंकि ये ग्राम है तो ये हो जाएगा 0.04 किलोग्राम। इनको डिवाइड करने से कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा हूँ सबके लिए मैं, तो ये हो जाएगा 24 मोल्स पर केजी, दैट इज चॉइस बी 24.2 मोल्स पर केजी, क्योंकि मैंने वो एटॉमिक मासेस जो है राउंड ऑफ करके इस्तेमाल किए हैं तो इस वजह से, तो ये हो जाएगा चॉइस बी। The given reaction is an example of free radical substitution। रिएक्शन दिया गया है, the order of this reaction is, अच्छा रिमेंबर जो photochemical substitution रिएक्शन होते हैं या catalyzed रिएक्शन होते हैं, they are zero order reaction, this is choice A। द कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट इज, तो ये एक लिक्विड क्रिस्टल है, बस याद रखने वाली बात है, देयर इज नो कंसेप्ट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड क्रिस्टल कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। Helium gas diffuses from a hole of 10 cubic decimeter vessel in 5 seconds. The time for effusion of oxygen from the same hole of 10 cubic decimeter will be, ओके, तो ग्राम्स लॉ से हम इसको इस्तेमाली यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, जो रेट ऑफ हीलियम है तो वो है 10 डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन जो है वो 10 डिवाइडेड बाय एक्स है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 10 और x ऊपर जाके हमें मिल जाएगा 10 5 मल्टीप्लाइड 5, यहाँ पे मल्टीप्लाइड साइन में लगा देता हूँ। और फिर उसके बाद वही पुराना अंडर रूट मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज़ 32 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम दैट इज़ 4।
10 10 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 और अंडर रूट और ये 5 उधर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा। तो अंडर रूट 8 मालूम करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कैलकुलेटर से जब मैंने किया तो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा 14.1 सेकेंड। सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। Which of the following molecule is polar in its dipole moment is this value? कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर, सल्फर डाइऑक्साइड पोलर है, कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर और मीथेन नॉन पोलर, तो चॉइस बनता है दिस वन। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका ये बेंड शेप है और इस बेंड शेप होने की वजह से ये पोलैरिटी शो करता है, तो ये डाइपोल मूवमेंट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर शेप का होता है, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल बनता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और मीथेन दोनों टेट्राहाइड्रल हैं, तो टेट्राहाइड्रल होने की वजह से नॉन पोलर नेचर इसमें आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है दैट इज़ बीटा। द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द गिवन कॉम्प्लेक्स दिया गया है और रिस्पेक्टिवली। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर और साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। कोऑर्डिनेशन नंबर में अगर हम ये लिगेंड देखें तो ये है ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो एक बाइडेंटेट लिगेंड है और यहाँ पे टोटल 3 हैं, सो 3 2 ज़ा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। तो चॉइस ए में हमें 6 मिल रहा है, बाकी में 6 हमें नहीं मिल रहा। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ जब हम जाते हैं तो Na4, तो इसके लिए हो जाएगा +4 फॉर सोडियम्स। कोबाल्ट हमने फाइंड करना है और ऑक्सीलेटो जो है वो 2 नेगेटिव रखता है और टोटल 3 हैं, तो 3 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा इजिकल टू 0। -6 0 की तरफ आए तो +6 हो जाएगा और +4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, तो इस तरह से +2, तो +2 भी हमारे पास चॉइस ए में मौजूद है। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस। The metal ions of transition metal are paramagnetic. Okay. The magnetic moment towards magnetic field is greatest of। अच्छा, पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो मोर मैग्नेटिक मोमेंट रखेगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें मिलेगा कि किस में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आयरन Fe+2, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें याद होना चाहिए कि अगर आयरन जो है वो Fe, तो इसका ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो वो हमें मिल जाएगा 4s2 3d6। अब कह रहे हैं कि आयरन अगर +2 है तो +2 मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन S से निकाल देगा, तो ये हो जाएगा Fe+2। 4s 0 हो जाएगा, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अब d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 5 ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अच्छा, अब अगर ये Fe+2+3 हो जाए यानी फिर रिक हो जाए, तो फिर एक और इलेक्ट्रॉन d से भी चला जाएगा और ये हो जाएगा 3d5। अब 3d5 में हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो 5 ही हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो इन दोनों में तो हमें मिला कि Fe+3। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कोबाल्ट की करनी है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्रोमियम की करनी है। क्रोमियम जो है वो 24 एटॉमिक नंबर रखता है, तो वो हो जाएगा 4s2 और 3d4। लेकिन उसका एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन हमें यूँ मिलेगा कि क्रोमियम 4s1 एंड 3d5 वो एक्सपेक्टेड है और ये उसका एक्सपेरिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये दिया गया है कि क्रोमियम+3, तो क्रोमियम+3 अब ये S से इलेक्ट्रॉन देगा, D से 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो रह जाएगी 4s 0 एक इलेक्ट्रॉन दिया और D से तो 3d4। अब इसके D में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह जब हम लगाएंगे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो इस तरह से कोबाल्ट भी कम है आयरन से। क्रोमियम, सॉरी, दैट इज़ क्रोमियम, नॉट कोबाल्ट, दैट इज़ क्रोमियम। तो ये भी कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। आगे आते हैं कोबाल्ट की तरफ। कोबाल्ट एटॉमिक नंबर रखता है 27, तो ये हो जाएगा 4s2 और 3d में हो जाएंगे उसके 7। अब ये है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन S वाले ले जाएगा और एक तो इसका हो जाएगा 3d6। तो अब इस D में इसका एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो द चॉइस हेयर इज Fe+3। द FSF बॉन्ड एंगल्स इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड आर। अच्छा, कि इसमें सारे बॉन्ड एंगल्स कितने होंगे, तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। दिस इज सल्फर हैविंग 6 फ्लोरीन्स अरेंज्ड इन दिस फॉर्म। ये वो सारे फ्लोरीन्स हैं सल्फर के साथ। और यहाँ पे अब एंगल अगर हम देखेंगे, बाकी सारे एंगल 90 के हैं, ये 90 डिग्री का है। इसी तरह से ये ऊपर फ्लोरीन और प्लेन का फ्लोरीन के साथ ये भी 90 का है। लेकिन ये जो 2 फ्लोरीन हैं, कलर चेंज करके मैं आपको बता दूं, ये फ्लोरीन ऊपर वाला और नीचे वाला, इनके दरमियान जो यहाँ पे एंगल बनेगा तो वो 180 डिग्री का बनेगा। सो 90 एंड 180, दैट इज चॉइस डी, कि 90 डिग्री और 180 डिग्री इनमें मौजूद है। इन ए प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा ई इज इक्वल टू, ऑप्शन दिए गए हैं, तो लुक एट दिस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P डेल्टा वी। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो डेल्टा वी 0 रहेगा, तो डेल्टा ई प्लस और ये होल टर्म 0 होगा, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा ई ओनली। सो इट इज Q एंड द ऑप्शन चॉइस इज चार्ली। Which of the following statement about
द मास स्पेक्ट्रम ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज़ करेक्ट। अच्छा, मिथाइल ब्रोमाइड का मास स्पेक्ट्रम जब हम देखते हैं तो उसमें हमें 2 बेस पीक्स मिलते हैं, 2। और वो 2 इसलिए मिलते हैं कि ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स हैं और वो तकरीबन इक्वल अबंडेंस रखते हैं। तो इस वजह से हमें 2 पीक्स मिलेंगे। तो चॉइस ए में लास्ट 2 पीक्स are of equal size at MZ value of 94 and 96. So this is for mass spectrum of bromine, 2 equal peaks because of its 2 isotopes with almost equal abundance. Magnetic susceptibility is measured on Gauss balance. नेचुरल रबर कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोप्रीन होता है। वट इज़ इंडिकेटेड व्हेन अ केमिकल सेल वोल्टेज हैज़ ड्रॉप टू जीरो। अच्छा, तो केमिकल सेल में रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोसेस रेट बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से सेल वोल्टेज भी जीरो हो जाता है। सो दिस इज चॉइस सी। इन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG सेट्स इज डिनोटेड बाय, तो वो 10dq से डिनोट किया जाता है। दैट इज चॉइस बीटा। For a second order reaction, the initial concentration of reactant A is 0.24 molar. If the rate constant A is this one, what is the concentration of A after 29 seconds? अच्छा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें फाइनल कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए आपको ये रिलेशन यूज़ करना होगा, दैट इज़ 1 ओवर फाइनल कंसंट्रेशन यानी A माइनस 1 ओवर इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट इक्वल्स KT। इस रिलेशन से हम ये A मालूम करेंगे, दैट इज़ फाइनल कंसंट्रेशन। इसको फाइंड करने के लिए ए नाट को हमने राइट पे ले जाना होगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो 1 ओवर ए इक्वल्स के टी प्लस 1 ओवर ए नाट। अब इनमें वैल्यूज़ लगा दें। तो वैल्यूज़ लगाने के लिए हम इधर आते हैं कि इट इज़ 1 ओवर ए इज इक्वल टू के जो है, जो रेट कांस्टेंट है दैट इज़ 8.1 इंटू 10 पावर -2 यूनिट बस लगाते जाएं। और टाइम दिया है 29 सेकेंड, ये हुआ 29 सेकेंड और प्लस 1 ओवर ए नाट। तो ए नाट हमें मिलेगा 0.24। अब इसको जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर देता हूँ, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 1 पे 0.24 को डिवाइड करें और फिर जाके इनके साथ प्लस कर दें और फाइनली ए की वैल्यू जो हमें मिल जाती है, टाइम की वजह से मैं इसको कैलकुलेटर से कर देता हूँ, तो वो मिल जाती है 0.153। दैट इज़ 0.153 मोलर। यूनिट उसका ये लगेगा। सो ये मैच कर रहा है टू दी चॉइस बी, दैट इज़ 0.15 मोलर। राउंड ऑफ करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज द चॉइस बी। Polymers which soften on heating and harden when cooled are, so they are thermoplastics. Choice D. Compound Z absorbs light of wavelength 320 nanometer, a 1 into 10 power minus 3 mole per dm cube concentration solution of a compound Z. Given an absorbance of this when placed in solution cell of path length that is 1 centimeter, what is the value of the molar extinction या absorptivity coefficient? अच्छा, ये solution है Beard Lambert law का, जिसमें absorbance is equal to molar absorptivity epsilon into path length and concentration। तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू मालूम करने के लिए एल सी लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। सो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एल सी। अब यहाँ पे इसमें वैल्यूज़ लगा दें। अब इसमें हम वैल्यू लगाते हैं तो एब्जॉर्बेंस हमें दिया गया गिव्स एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.15, ये हुआ 0.15 डिवाइडेड बाय पाथ लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर, ये हमने लगा 1 मल्टीप्लाइड कंसनट्रेशन दैट इज़ 1 इंटू 10 पावर -3, 1 इंटू 10 पावर -3। इसको अब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की मदद से डिवीजन करके। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 150 और इसके साथ यूनिट लगेंगे मोल डीएम पर मोल डीएम क्यूब पर सेंटीमीटर और वो चॉइस डी से मैच कर रहा है। दिस इज चॉइस डी। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रिसिशन ऑफ डेटा। अच्छा, प्रिसिशन और एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपका रिजल्ट एक्चुअल से मैच कर रहा हो, क्लोज हो, तो वो एक्यूरेसी कहलाता है। और आपके इंडिविजुअल रिजल्ट्स अगर आपस में रिलेशन कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल से रिलेट नहीं कर रहे, तो उसको कहा जाता है प्रिसिशन। सो इट इज़ द वेरिएबिलिटी अमंग रिप्लिकेट मेजरमेंट्स। येस, तो ये प्रिसिशन के लिए करेक्ट है। लो स्टैंडर्ड डिविएशन विद इन मेजरमेंट मीन गुड प्रिसिशन, तो येस ये भी प्रिसिशन के साथ है। इट रिफ्लेक्ट्स हाउ क्लोज द वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ रिजल्ट आर टू ईच अदर, येस ये भी करेक्ट है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्टेन्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, नो ये जो होगा ये एक्यूरेसी के लिए हम अप्लाई करेंगे, तो प्रिसिशन के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट ट्रू फॉर प्रिसिशन। सो द करेक्ट चॉइस इज चॉइस डी।
बेस्ड ऑन द इक्वेशंस बिलो विच मेटल इज द मोस्ट एक्टिव। ओके, फर्स्ट इक्वेशन दिया गया है जिसमें लेड नाइट्रेट के साथ निकल का रिएक्शन हो गया, निकल नाइट्रेट और लेड बन रहा है। दूसरे में लेड नाइट्रेट और सिल्वर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, और तीसरे में कॉपर और सिल्वर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। तो निकल ये रिएक्शन करवा रहा है, बाकी जो है वो रिएक्शन नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि निकल इज द मोस्ट एक्टिव यानी रिएक्टिव मेटल ऑफ द गिवन, सो निकल इज द चॉइस। कॉपर अब अगर एक्टिव होता तो सिल्वर के साथ रिएक्ट करता, सिल्वर अगर एक्टिव होता तो कॉपर को रिप्लेस कर लेता। तो इस तरह से निकल, इस डेटा के मुताबिक निकल इज द रिएक्टिव। Which combination will produce a precipitate? ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। AgNO3 और कैल्शियम जो है, तो इधर से भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और FeNO3 है, तो इन दोनों की रिएक्शन से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होके फिर एक हाइड्रोक्साइड बनेगा और वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सो चॉइस सी इज़ द करेक्ट चॉइस। NaCl है और इसका रिएक्शन हो रहा है, तो इनसे भी प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि दोनों कंपाउंड जो प्रोड्यूस होंगे दे आर सॉल्युबल इन वाटर। इन डैश डिफ्यूजन करंट इज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ स्कैनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें हम वोल्टामीट्री में हम इस किस्म का करते हैं कि जिसमें डिफ्यूजन करंट मेजर किया जाता है, तो दिस इज करेक्ट चॉइस सी। The complexometric titration of the chemical species cannot be done by using EDTA as a titrant। तो ये दिए गए हैं कम्प्लेक्स मेटल आइंस हैं और साथ में जिनॉन दिया गया है। सो वेरी इजी, जिनॉन नोबल गैस है तो वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करेगा, सो जिनॉन इज द चॉइस। एलिमेंट्स हैविंग जीरो न्यूक्लियर स्पिन कैन नॉट बी डायरेक्टली डिटरमिन्ड एट। अच्छा, तो न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, सो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस वो NMR स्पेक्ट्रास्कोपी है। तो इस किस्म के कंपाउंड NMR इनएक्टिव होते हैं जिनका जीरो न्यूक्लियर स्पिन होता है, सो दिस इज NMR, चॉइस अल्फा इज करेक्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड आर। अच्छा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ग्लूकोज जब ग्लूकोनिक एसिड में जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऐड हो जाते हैं, सो दिस इज नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स। सो आप देख सकते हो खुद भी उनके जो फार्मूले का फॉर्मेट होता है उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। सो यहाँ पे पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है इट इज़ नॉट ए ट्रांजिशन मेटल कम्प्लेक्स, अल्फा चॉइस। प्योर वाटर कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय, तो डिस्टिलेशन से हम इसको हासिल कर सकते हैं, दिस इज द डिस्टिलेशन। What set of hybrid orbitals of carbon is used by each oxygen in forming H2CO3? अच्छा, H2CO3 जब बना है तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड OH एंड सिंगल बॉन्ड OH। अब सिर्फ कार्बन के लिए अगर कार्बन सारे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो वो फिर sp3 हाइब्रिड होता है। अगर वो एक डबल बॉन्ड बना दे और 2 सिंगल बॉन्ड बना दे तो फिर sp2 हाइब्रिड होता है। और अगर दोनों डबल बॉन्ड बना दे या एक ट्रिपल बॉन्ड हो और दूसरा उसका सिंगल बॉन्ड हो तो फिर ये sp हाइब्रिड होता है। तो अब ये कार्बोनिक एसिड में ये जो है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से बना चुका है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड, तो ये sp2 हाइब्रिड है, दैट इज sp2 चॉइस बी। The catalyst in Friedel-Crafts alkylation is very simple, that is AlCl3, that is acting as Lewis acid और वो catalyst का काम करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूसेस, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बनते हैं और टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते। डैश आर कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो देखें फैट्स और लिपिड्स ये तो एस्टर हैं, फैटी एसिड अब कार्बोक्सिलिक एसिड हैं और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन रखते हैं, सो दिस इज फैटी एसिड चॉइस सी। द रेट एट विच हाइड्रोजन इज यूज्ड इन रिएक्शन nitrogen plus 3H2 2NH3 is 1.72 mole hydrogen per liter per hour। कहते हैं कि what is the rate in mole for nitrogen per liter at which nitrogen is used। अच्छा, तो ये जब हम राइटिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो उससे हमें इसका अंदाज़ा होगा कि उसका क्या होगा। तो यहाँ पे ये देखो, दिस इज़ N2 plus 3H2 produces 2NH3। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखते हैं दैट इज़ dx डिवाइडेड बाई dt, तो वो हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट 1 है तो उसको हम डिवाइडेड बाई 1 करेंगे और माइनस क्योंकि ये डिक्रीज़ होगा, नाइट्रोजन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, जो भी टाइम होगा, इज इक्वल टू कंसेंट। अब यहाँ पे हो जाएगा 1/3 फॉर हाइड्रोजन क्योंकि वो 3 उसका कोफिशिएंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टाइम। और फिर प्रोडक्ट्स के लिए भी हम लिखेंगे लेकिन वो प्लस के साथ लिखेंगे जब, अब यहाँ पे हमें ये चाहिए। अब ये दोनों जब इक्वल हैं तो उन्होंने हाइड्रोजन का दिया है कि हाइड्रोजन हमें इतने फॉर्म में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन यूँ बस लिखते हैं N2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल टू, हाइड्रोजन के लिए ये सारी वैल्यू दी गई है तो ये -1/3 है और वैल्यू दिया है 1.72,
तो ये है 1.72। 1.723 पे डिवाइड होके हमें मिलेगा नाइट्रोजन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमें मिलेगा। इसमें नाइट्रोजन जो है वो कितने रेट से यूज़ होगा, तो ये कैलकुलेटर पे डिवाइड करके मुझे मिलेगा माइनस 0.57 माइनस मीन्स कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो चॉइस सी इज़ हियर कि 0.57 ये इसका माइनस उन्होंने नहीं लिखा है, नो प्रॉब्लम, माइनस जस्ट शो करेगा डिक्रीज़ ऑफ कंसंट्रेशन। तो दिस इज़ चॉइस सी। सो दिस वाज द पेपर, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ईजी पेपर भी था लेकिन स्टडी चाहिए थी इसमें। फिर भी 70 तक मार्क्स जिसकी भी आ जाएंगे, जिस जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, तो वहाँ से वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट।